नमस्कार छात्रों। इस वीडियो में हम लोग डेटा माइनिंग एवं टेक्स्ट माइनिंग के प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसके कई प्रकार है, कई फंक्शंस है, जिसमें कि एसोसिएशन, वर्गीकरण, क्लस्टरिंग और रिग्रेशन, इन 4 प्रकारों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब जैसे कि पहली वीडियो में हमने चर्चा की कि डेटा माइनिंग जो है वो स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इन सारी डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। अब ये जो डेटा माइनिंग है ये एआई अगर हम बोलेंगे प्लस मशीन लर्निंग प्लस आपका डेटा साइंस या फिर डेटा स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे जब हम लोग ये तीनों डिसिप्लिन्स को मिला के हम बात करते हैं डेटा माइनिंग की, तो टेक्स्ट माइनिंग में भी वही चीज़ है। टेक्स्ट माइनिंग भी वही चीज़ है, पर यहाँ पे हमें एक सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस, सबसे महत्वपूर्ण अंतर जानना ये है कि ये तो वही टेक्नोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन है, एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जो कि हम लोग बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे आपका लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस भी जुड़ता है। तो इस वजह से डेटा माइनिंग टेक्स्ट माइनिंग से अलग हो जाता है। हमने पहले ही वीडियो में ये देखा कि हम स्ट्रक्चर्ड डेटा पे यहाँ काम करते हैं और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट माइनिंग में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ हमें इन प्रकारों के बारे में जानकारी तो लेनी है, पर इसके पहले ये जो प्रकार्य है, ये प्रकारों की ज़रूरत क्यों होती है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। अब हमें ये पता है कि आपका जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड भी है और अनस्ट्रक्चर्ड भी है, तो हमें ये जो प्रकार्य है उन प्रकारों का उपयोग करके नॉलेज डिस्कवरी करनी है, या फिर इतने बड़ी डेटा में से हमें पैटर्न्स खोज के निकालने हैं। तो कैसे पैटर्न्स होंगे? ये जो पैटर्न्स है, मान लीजिए कि हर कोई अमेज़ॉन पे शॉपिंग करता है, तो ये हमेशा पाया गया है कि जब वो लैपटॉप लेता है तो पेन ड्राइव ज़रूर लेता है। तो क्या हो गया कि जहाँ पे ये लैपटॉप लेने की बात आ गई, वहाँ पे साथ में ही पेन ड्राइव लेने की बात आ गई। तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि लैपटॉप के साथ शॉप क्या चीज़ होती है? पेन ड्राइव। अब ये जो है ये एसोसिएशन के अंदर आता है। एसोसिएशन का मैंने उदाहरण दिया। तो इस तरीके से हमें ऐसे कुछ पैटर्न्स मिलते हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलते हैं कि जिसकी वजह से आज के जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत सक्सेसफुली, बहुत ही अच्छी तरीके से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अपना रहे हैं और अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो एसोसिएशन से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो एसोसिएशन में हमने सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये एसोसिएशन है क्या। तो एसोसिएशन जो प्रकार्य है, ये प्रकार्य हमें जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ पैटर्न्स के अकरेंसेस की प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ टर्म्स के अकरेंसेस की प्रोबेबिलिटी होती है, उनके रिलेशनशिप से अवगत कराता है। तो यहाँ पे मैं उसके बारे में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, बट प्रोबेबिलिटी किसकी? अकरेंस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि किस तरीके से दो चीज़ें या दो टेक्स्ट या दो स्ट्रिंग, दो सेंटेंसेस
को अकर होती है, मतलब एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, अब यहाँ जो को अकरेंसेस का अभी जैसे उदाहरण मैंने बताया कि ये जो उदाहरण है, देखिए हमेशा जब हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग मिल्क लेते हैं, तो मिल्क के साथ में हमेशा ये ट्रेंड बनता है कि खरीदने चले गए मिल्क और साथ में मिल्क के साथ ब्रेड भी लेके आ गए। तो बहुत बार ये देखा गया है कि जो कस्टमर सुबह मिल्क खरीदने जाता है, दूध खरीदने जाता है, तो उसके साथ में वो ब्रेड या फिर बिस्किट्स ऐसी कुछ भी चीज़ें वो लेके आता है। तो ये एक तरीके से इस मिल्क का एसोसिएशन इस एलिमेंट और इस आइटम से है, ब्रेड से है। अब जैसे देखिए कि इस वजह से क्या हुआ कि एक हमारा एसोसिएशन रूल बन गया। इसे जो रिलेशनशिप हमने देखी है, तो मान लीजिए कि 1 लीटर मिल्क के पीछे में कितनी ब्रेड ली जाती है, या फिर एक लैपटॉप के पीछे में कितनी पेन ड्राइव ली जाती है। तो उस तरीके की जो भी उदाहरण होंगे, जो भी एसोसिएशन फॉर्म होंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे सह संबंधता। नियम मतलब एसोसिएशन रूल। ठीक, तो ये है आपका एसोसिएशन के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब ये जो दूसरा हमारा है क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग प्रकार्य है, जो कि डेटा माइनिंग और आपका टेक्स्ट माइनिंग दोनों में भी उपयोग में आता है। इसे हम लोग वर्गीकरण बोलते हैं। वर्गीकरण में यहाँ लिख रही हूँ, वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण जो होता है वो होता क्या है, इसमें देखिए कि जो वो कोई इवेंट है उसे हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में प्रेडिक्शन के बाद में वो कौन से क्लास में बैठता है हम लोग उसका हम प्रेडिक्ट करते हैं, और वो कौन सी क्लास में बैठता है या फिर कौन से ढांचे में वो परिपूर्णतः से सुटेबल है, उसका हम लोग निवारण करते हैं, खोज निकालते हैं। जैसे कि देखिए एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका वेदर फोरकास्टिंग का। अब ये वेदर फोरकास्टिंग आपको पता है, वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि आपको पहले पता चल जाता है कि कल बहुत ज़्यादा धूप होने वाली है, मतलब सनी इन्वायरमेंट रहने वाला है, या फिर बहुत क्लाउडी, मतलब बहुत सारे बादल गरजने वाले हैं। तो ये पहले से ही हमें पता चल जाता है कि कल का जो है वो क्या होने वाला है वातावरण। आजकल ऐप्स भी आती है मोबाइल में। तो यहाँ पे जो भी कंडीशंस पहले जो भी डेटा उपलब्ध है, उस डेटा के बाद एनालिसिस के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो क्लास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर टुमारोज वेदर इज सनी और टुमारोज वेदर इज गोइंग टू बी रेनी। हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे कि ये धूपदार है या फिर ये बादल आने वाले हैं। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम लोग क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं। अब रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स, क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स चल रहे हैं, वो है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में हम लोग टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। जैसे कि देखिए बहुत कुछ शब्द है, जैसे बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया काम किया, वाह वाह, ये सारे जो शब्द है ये आपके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को दर्शाते हैं। अब अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं ये तो गलत है, या फिर ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये जो है ये सारे आपके निगेटिव सेंटिमेंट्स में आते हैं। तो हम लोग ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और निगेटिव सेंटिमेंट्स, इन दो
क्लासेस में। ये जो सारे शब्द हैं, इन शब्दों को हम लोग मैप करते हैं और उस हिसाब से हम लोग दिए गए वाक्य की या दिए गए कॉर्पोरा में जो टेक्स्ट है उसकी ओवरऑल हम लोग सेंटिमेंट निकाल सकते हैं। तो ये है सेंटिमेंट एनालिसिस, जो कि क्लासिफिकेशन का ही उदाहरण है। और एक दूसरा उदाहरण है स्पैम मेल डिटेक्शन। तो देखिए, जब हम लोग स्पैम, आप हमेशा मेल चेक करते हैं, आपके पास मेल आईडी है, तो स्पैम मेल कैसे होता है? तो स्पैम मेल में बहुत बार आपको आता है कि आपका 1 करोड़ का ये हो गया है, 1 करोड़ का आपको लॉटरी लग गया है और आप गिव मी योर बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगना, या फिर आपका प्राइज़ लग गया है, इस तरीके से ये करना, या फिर जो रेसिपिएंट्स है या रेसिपिएंट्स एड्रेस है वो उसको हाइड करके रखना। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है? स्पैम की होती है। ऑथेंटिक, जो अच्छे सोर्स से आया हुआ जो मेल होता है, वो ये सारी चीज़ें नहीं करता है। तो हमें ये देखना है कि ये सारे कीवर्ड्स अगर उस मेल में प्रेजेंट है तो वो मेल जो है वो पॉजिटिव स्पैम है। पॉजिटिव स्पैम मतलब स्पैम है। और अगर ये सारे कीवर्ड्स उसमें नहीं है तो उसे हम लोग हैम बोलते हैं। हैम मतलब जो कि स्पैम नहीं है, उसे हैम बोला जाता है। तो ये स्पैम मेल क्लासिफिकेशन भी उदाहरण है उसका। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, आगे आने वाली वीडियोस में हम ये सारी उदाहरणों के बारे में और भी अच्छे से देखेंगे। और मैं कई आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये जितनी भी उदाहरण हैं वो मैं और भी आपको अच्छे से इलैबोरेट करके बताऊंगी। तो यहाँ पे ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। अब हमारा तीसरा हमारा प्रकार ये है क्लस्टरिंग। तो ये जो क्लस्टरिंग है, ये क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन लगता तो सेम ही है कि ये वही करता है, क्लासेस में डिवाइड करता है। क्लस्टरिंग भी क्लासेस में डिवाइड करता है, बट क्लस्टरिंग की एक विशेषता ये है कि उसमें आपको अनलेबल्ड डेटा दिया जाता है। अनलेबल्ड डेटा का मतलब आप क्या समझे कि देखिए, जब हमें कोई भी उदाहरण के तौर पे मार्केट सेगमेंट ले लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ मार्केट सेगमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है। तो वो कुछ मार्केट सेगमेंट्स जो होते हैं जो कि एज के आधार पर होते हैं, कुछ मार्केट सेगमेंट्स होते हैं जो कि इनकम के आधार पर होते हैं, और कुछ मार्केट सेगमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि मान लीजिए ऑक्यूपेशन के आधार पे या फिर मैरिटल स्टेटस के आधार पे होते हैं। तो ये जो मार्केट सेगमेंट्स हैं, तो हम बहुत बार ये देखा गया है कि इन मार्केट सेगमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक जैसी होती है। मान लो कि एज मतलब जैसे 14, 15, 16 से लेके तो 25 एज तक का जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा क्या खरीदता है? लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, हैंडसेट्स वगैरह वगैरह। और जो मान लीजिए जो लो इनकम वाले हैं तो वो उस तरीके से उनकी खरीदारी करते हैं। ऑक्यूपेशन के हिसाब से होता है। अगर आप टीचर हैं तो आप पक्का कुछ टैब खरीदेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप उस तरीके का कुछ खरीदेंगे कि आपको उसमें ज़रूरत पड़े। अगर आप डॉक्टर है तो आप उस तरीके का खरीदेंगे। तो ये ऑक्यूपेशन के हिसाब से, तो हर मार्केट सेगमेंट का एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए 15 साल वाले बच्चे ने अगर एक लैपटॉप खरीदा, तो हो सकता है 19 साल वाला भी लैपटॉप खरीदे, 20, 25, 21 साल वाला भी वो लैपटॉप खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक समानता बन रही है, एक जो समानता बन रही है। और अगर मैं इसे समानता को अगर इस तरीके से मैं निकालूंगी कि एक साइड में बिलो 25 वाले लैपटॉप ले रहे हैं, बट अबो 25 वाले जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और फिटनेस की चीज़ें ले रहे हैं। कोई योगा मैट ले रहा है,
ठीक है, और कोई दवाई ले रहा है या फिर कोई कुछ प्रोटीन पाउडर ले रहा है काइंड ऑफ, तो ये जो सेगमेंट बन रही है, तो जो सिमिलैरिटी है वो अपने आप ही यहाँ पे दिख रही है, और क्लियर कट ये जो लाइन है ये इसे अलग कर रही है इस एज ग्रुप से। ठीक, तो यहाँ पे भी हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलग अलग क्लास बने हुए हैं, अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, पर हमने पहले से बनाए नहीं हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन में हमने पहले से बनाए हुए हैं कि द वेदर इज सनी और रेनी, मेल इज स्पैम और नॉट, या फिर सेंटिमेंट इज पॉजिटिव और निगेटिव, ये हमने पहले से बना के रखे हुए हैं। पर अब यहाँ पे हमने पहले से बना के नहीं रखे हैं, हमने क्या किया, उस डेटा के बीच में क्या सिमिलैरिटी है उस सिमिलैरिटी के आधार पर उसको ग्रुप करने की कोशिश की, और उसमें से एक नया ग्रुप निकल के आ गया। तो ये आपका क्लस्टरिंग का उदाहरण है, जिसमें कि हम लोग ने देखा कि आपकी सिमिलैरिटी, यहाँ पे आपकी सिमिलैरिटी को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी, मतलब समानता की पहचान की जाती है। अब आगे आपका आता है 4th नंबर पे रिग्रेशन। ये जो रिग्रेशन है, ये रिग्रेशन फंक्शन भी ऐसा ही कुछ है जिसमें कि बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे फीचर्स है और उनका अंत संबंध ढूंढा जाता है। अब ये जो है एक पक्की बात है कि इसमें वो जो वेरिएबल्स है वो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है, वो न्यूमेरिकल डेटा है, और न्यूमेरिकल डेटा होते हुए भी वो कंटिन्यूअस डेटा है। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट का डेटा देखिए, फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक मार्केट का डेटा वो आपका है जिसमें कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो स्टॉक मार्केट किस तरीके से आपका काम करेगा, वो सारे वेरिएबल्स के आधार पर कुछ प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं, और उसके आधार पर जो वैल्यूज हम प्रेडिक्ट करते हैं उसके आधार पर हम लोग कुछ पैटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ नॉलेज डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए, फॉर एग्जांपल कार है, तो कार का जो माइलेज है, कार का माइलेज हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स है कि इंजन कौन सा यूज़ किया हुआ है, कौन सी तकनीक है, फिर उसके बाद में रोड कौन से रोड पे चल रहा है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है, रोड कंडीशंस होती है। फिर उसके बाद में आप गियर कैसे चेंज कर रहे हैं, आपने एसी यूज़ किया है क्या, फिर कार में आपके लोड कितना है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपका कार का माइलेज डिपेंड होता है। तो ये जो कार का माइलेज है ये हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ये प्रेडिक्ट करने के लिए हमें इतने सारे वेरिएबल्स की, और वो भी खास करके न्यूमेरिक वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत होती है, और उस आधार पर हम लोग उसको माइलेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका चौथा प्रकार। ये तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले इसमें हमने एसोसिएशन के बारे में पढ़ा पहले, फिर उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद क्लस्टरिंग क्या होती है, और रिग्रेशन। तो ये 4 हमने डेटा माइनिंग और टेक्स्ट माइनिंग में उपयोग में आने वाले प्रकारों के बारे में पढ़ा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग टेक्स्ट माइनिंग के अनुप्रयोग क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।